हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो आज का अपना टॉपिक है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जस्ट वेट 2 सेकेंड। व्हाट इज इंडेक्स? हमारा इंडेक्स क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूचकांक। अच्छा, ये जानते हो कि क्या हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल हमारी केवल एक स्टेट में रहती नहीं? क्यों? जैसे हमारा सॉइल तो सॉलिड पार्टिकल होता है। अब उसके बाद जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो अपना वो अपने आप स्टेट चेंज करते हैं। कैसे? अभी 1 मिनट फिगर दिखा दे रहे हैं, अभी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा कोई वाई एक्सिस है, क्या है ये? हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या शो करते हैं? वाटर कंटेंट को शो करते हैं। और वाई एक्सिस पे क्या शो करते हैं? वाई एक्सिस पे हम अपना वॉल्यूम शो करते हैं। इधर हमारा जो है, 1 मिनट, इधर हमारा वॉल्यूम हो गया, इधर हमारा वाटर कंटेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारा शियर स्ट्रेस जो है डिक्रीज करता जाता है। क्यों? अभी हम फिगर बना ले पहले, फिर उसके बाद में पूरा डिटेल में बता देंगे। ठीक है, अब एक लाइन इधर ऐसे खींच लेते हैं। 1 मिनट, ऐसे 1 मिनट। सबसे पहले कौन सी स्टेट होती है? हमारी सॉलिड स्टेट होती है। चलिए सॉलिड थोड़ा बड़ा बन जाएगा। सॉलिड स्टेट, ये हमारा क्या हो गया? सॉलिड स्टेट। दूसरे नंबर पे जब सॉलिड स्टेट का वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे, सॉलिड स्टेट में, तो हमारा वो सॉइल जो होगी वो हमारा किस में चली जाएगी? वो हमारा चली जाएगी सेमी सॉलिड स्टेट में। किसमें? सेमी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये हमारा सेमी सॉलिड स्टेट हो गया। थोड़ा और वाटर कंटेंट बढ़ाए तो जब सेमी सॉलिड में सॉइल है तो उसमें थोड़ा और वाटर कंटेंट बढ़ाए तो वो सॉइल हमारा किस में चली जाएगी? प्लास्टिक लिमिट में। प्लास्टिक लिमिट में के बाद थोड़ा और वाटर कंटेंट बढ़ाए तो वही सॉइल हमारा किस में चली जाएगी? वो सॉइल हमारा लिक्विड लिमिट में, लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं। ये हमारा कौन सा है पार्ट? सॉलिड पार्ट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये हमारा सेमी सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल में जैसे हम थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट बढ़ाए, जैसे हमने मान लिया 5% वाटर कंटेंट बढ़ाए, तो वो तुरंत सेमी सॉलिड पार्टिकल में चली गई। ठीक है, अब सेमी सॉलिड में जब है हमारा कोई सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट में है तो थोड़ा 5% और वाटर कंटेंट बढ़ाए तो हमारा 10% वाटर कंटेंट बढ़ाए तो कितना कहाँ चली गई? ये हमारा आ गया प्लास्टिक स्टेट में। सॉइल हमारी प्लास्टिक स्टेट में पहुंच गई। ठीक है, कहाँ? प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, अब थोड़ा और वाटर कंटेंट बढ़ाए, जैसे 15% कर दिए वाटर कंटेंट, तो वही सॉइल हमारा कहाँ चली गई? किस स्टेट में पहुंच गई? लिक्विड स्टेट में पहुंच गई। लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट। इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। उम्मीद करते हैं काफी, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। जैसे हमने सॉलिड पार्टिकल है, थोड़ा वाटर कंटेंट बढ़ाया, सेमी सॉलिड में चली गई। सेमी सॉलिड में थोड़ा और वाटर कंटेंट बढ़ाए तो प्लास्टिक स्टेट में चली गई। प्लास्टिक स्टेट में थोड़ा और वाटर कंटेंट बढ़ाए तो लिक्विड स्टेट में चली गई। अब शियर स्ट्रेस जो होता है हमारा वाटर कंटेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? क्योंकि हमारा लिक्विड स्टेट में जो हमारा वाटर कंटेंट बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। भाई, द्रव का आयतन जो होता है, वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा फिर सॉइल जो है लिक्विड स्टेट की तरफ जाने लगी। तो लिक्विड स्टेट में जो हमारी सॉइल होगी उसकी शियर स्ट्रेंथ काफी कम होगी, लगभग 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम होता है शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब अब ये जो बाउंड्री कंडीशंस बन रही हैं सेमी सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल के बीच की जो बाउंड्री, इसको 1 मिनट मिटा देते हैं। नीचे वाटर कंटेंट इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको जो है हम केवल समझाने के पर्पज से लिखे थे। ठीक है, अब आइए, सेमी सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो ए बाउंड्री बन रही है हमारी, ए वाली, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं श्रिंकेज लिमिट के नाम से, यानी कि WS। ठीक है, अब सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट के बीच की जो ए बाउंड्री कंडीशन बन रही है इसको किस नाम से जानेंगे? इसको जानेंगे प्लास्टिक लिमिट के नाम से। ठीक है, अच्छी बात, WP के नाम से। अब प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच की जो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन बन रही है इसको किस नाम से जानेंगे? इसको जानेंगे लिक्विड लिमिट के नाम से। ठीक है, यानी कि WL। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इंडेक्स की बारी आई।
अब यहाँ WS और WP के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं श्रिंकेज इंडेक्स के नाम से, यानी कि IS। ठीक है, और जो WP प्लास्टिक इंडेक्स और हमारा प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच की जो डिफरेंस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं अपना प्लास्टिक इंडेक्स के नाम से, यानी कि IP। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई आई, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इंडेक्स जो होता है क्या होता है? हमें जो सॉइल होती है हमेशा एक स्टेट में नहीं रहती हमारी, पानी की मात्रा बदलने से इसकी अवस्था बदलती है। कैसे? अभी ग्राफ में बताए। ठीक है, पानी की मात्रा बदलने से इसकी अवस्था चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है भाई। और सूचकांक का काम क्या होता है? मिट्टी की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाना। जैसे ये हमारा सेमी सॉलिड को दर्शा रहा है, और ये पार्ट हमारा सॉलिड पार्टिकल को दर्शा रहा है, ये हमारा सेमी सॉलिड स्टेट को दर्शा रहा है, प्लास्टिक स्टेट को दर्शा रहा है, उसी तरह से लिक्विड स्टेट को दर्शा रहा है। ठीक है, it is also used to show the different state of soil, and along with that it shows the nature of the soil in those states and represents its properties। यानी कि आपका यह मृदा की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, और साथ ही साथ उन अवस्थाओं में मृदा के नेचर को दर्शाता है और उनके गुणों को भी रिप्रेजेंट करता है। कितने गुण रिप्रेजेंट कर दिए भाई? श्रिंकेज लिमिट हो गया, इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गया, आपका श्रिंकेज इंडेक्स हो गया, प्लास्टिक इंडेक्स हो गया, प्लास्टिक लिमिट हो गया, लिक्विड लिमिट हो गया, ये सब इसके प्रॉपर्टीज ही हैं। अच्छा, अब आते हैं श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है? संकुचन सूचकांक जिससे बोलते हैं। इसको जनरली हम IS से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, IS क्या होता है जनरली? ये अगर आप ग्राफ समझ लिए तो सारा चैप्टर जो है बहुत इजी है, बाएं हाथ का खेल है, बहुत हलवा चैप्टर है। ठीक है, श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है? हमारा प्लास्टिक लिमिट और हमारा श्रिंकेज लिमिट के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? श्रिंकेज लिमिट के नाम से जानते हैं। यानी कि IS इज इक्वल टू हमारा होता है क्या? WP माइनस का WS। WP क्या है? प्लास्टिक लिमिट है आपका, और WS क्या है? आपका श्रिंकेज लिमिट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्या? प्लास्टिक इंडेक्स। व्हाट इज प्लास्टिक इंडेक्स? प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है? प्लास्टिक इंडेक्स सेम वही कंडीशन, आपका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? IP, यानी कि प्लास्टिक इंडेक्स। यानी कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। यानी कि जो प्लास्टिक इंडेक्स है ये हमारा क्या होता है? प्लास्टिक लिमिट जो होता है ये हमारा लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है। यानी कि IP इक्वल टू हमारा फार्मूला निकल के आए, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? कलर चेंज कर ले एक मिनट। IP इक्वल टू हमारा फार्मूला आएगा WL माइनस का WP। ठीक है, यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, और अगर हमारा प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू निगेटिव आती है तो उसको हम 0 मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इसलिए हम उसको 0 मान लेते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज नेगेटिव देन इट इज अज्यूम्ड टू बी 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स कैन नेवर बी नेगेटिव बट इट कैन बी 0। यानी कि प्लास्टिक लिमिट की जो वैल्यू होती है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, उसको हम अगर निगेटिव आती भी है तो उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, द सॉइल विच हैज ए हायर क्वांटिटी ऑफ फाइन ग्रेन, यानी कि किसमें? जिसमें हायर फाइन ग्रेन की क्वांटिटी है तो उसमें जो है हमारी प्लास्टिक इंडेक्स ज्यादा देखने को मिलेगा। आल्सो हैव ए हायर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी कि जिस सॉइल में हमारा फाइन पार्टिकल ज्यादा होंगे उसमें जो है प्लास्टिक इंडेक्स की काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो है हमारा प्लास्टिक जो आपकी फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसमें हमारे ज्यादा वाइट्स होते हैं, और उन वाइट्स के कारण हमारे जो सॉइल होती है, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, यानी कि जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, वाटर को होल्ड यानी कि जमा करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। इस वजह से उसकी प्लास्टिसिटी काफी अच्छी होगी। अगर प्लास्टिसिटी काफी अच्छी होगी तो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू काफी ज्यादा आएगी। ठीक है, यानी कि जो D हमारा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1 प्लास्टिसिटी इंडेक्स के, 1 IP के। ठीक है, अगर हमारा डाया बढ़ेगा तो हमारा IP की वैल्यू कम आएगी, अगर डाया हमारा डिक्रीज करेगा तो हमारा IP की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है,
उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यूज दे रखी हैं। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, यानी कि जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है इसका प्लास्टिक इंडेक्स कोर्स ग्रेन सॉइल से अधिक होता है। क्यों, अभी बताए, क्योंकि जो भाई देखो कोर्स ग्रेन सॉइल होगी उसको अच्छे से हम प्रॉपर शेप में नहीं डाल सकते, और फाइन ग्रेन सॉइल है जैसे क्ले, उसको हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप में डाल सकते हैं। तो इस वजह से उसकी प्लास्टिसिटी काफी अच्छी होती। प्लास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्ले कंटेंट, यानी कि जो प्लास्टिसिटी है हमारी वो क्ले कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा क्ले होगा उतना ज्यादा उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, उसकी उतनी प्लास्टिसिटी होगी, और क्ले कंटेंट कम होगा तो हमारा जो है प्लास्टिसिटी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर हमारे प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो हमारी वो सॉइल क्या होगी, नॉन प्लास्टिक होगी, यानी कि वो सॉइल हमारी प्लास्टिक नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारी सॉइल जो है 7% से कम है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू, तो हमारी सॉइल लेस प्लास्टिक होगी। ठीक है, अगर हमारी 7 से 17 के बीच में है प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू, तो वो सॉइल हमारी क्या होगी, मीडियम प्लास्टिक होगी। ठीक है, मीडियम प्लास्टिक। अगर हमारा प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू 17 से अधिक है तो वो सॉइल हमारी हाई प्लास्टिक होगी, यानी कि 17 से अधिक सॉइल है तो उसमें क्ले का कंटेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, और 0 है तो उसमें जो है हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। व्हाट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स? कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है बताइए। जनरली जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है इसको हम, इसका एक फार्मूला होता है WL माइनस का WN अपान में IP। कंसिस्टेंसी ज्ञात करने के लिए, किसी भी सॉइल की कंसिस्टेंसी ज्ञात करने के लिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, जो WL माइनस WN इधर वैसे लिख दो, WL माइनस का WN। ठीक है, यानी कि WN क्या है, वाटर कंटेंट है आपका। ठीक है, अपान में IP का क्या होता है, WL माइनस का WP। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है WL माइनस का WP। बस इतना ही तो करना, फार्मूला याद करना बस। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है IL इक्वल टू WN माइनस का WP अपान में IP, यानी कि आपका जो WN क्या है यहाँ पे, वाटर कंटेंट। इसमें लिक्विडिटी इंडेक्स में आपका देखो कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्ञात करना है तो उसमें वाटर कंटेंट बाद में लेंगे, यानी कि WL माइनस का WN। ठीक है, और लिक्विडिटी इंडेक्स ज्ञात करना, लिक्विडिटी मतलब कि हमको वाटर कंटेंट के टर्म, तो याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट पहले लेंगे, WN माइनस का WP अपान में IP। तो WN माइनस का WP, इसको लिखो WN माइनस का WP अपान में IP क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आया। और जो हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स और हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसका मान 1 के बराबर होगा, लिक्विडिटी इंडेक्स, और हमारा जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगा इसका मान योग जो होगा हमेशा 1 के बराबर हो। ठीक है, यानी कि द सम ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1। कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स का जो योग होता है हमेशा 1 के बराबर होता है, IC प्लस IL इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखो आपका जनरली एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार। एक बार पूछा था कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स का योग कितना होता है, 1 होता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो, ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमारा इधर कंसिस्टेंसी दे रखा है, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये हमारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर कोई हमारा लिक्विड स्टेट में सॉइल है तो इसका डिस्क्रिप्शन भी, हमारा विवरण भी लिक्विड ही होगा, इसमें कोई भी हमारा कंपैरिजन नहीं होता। तो लिक्विड इंडेक्स में, लिक्विड कंसिस्टेंसी के रूप में हमारा जो लिक्विडिटी इंडेक्स होगा हमारा 1 से ज्यादा ही होगा। हाँ, क्योंकि लिक्विडिटी इंडेक्स ज्ञात करना है हमको, किसके लिए, लिक्विड कंसिस्टेंसी के लिए। और जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगा हमारा 0 से कम होगा। देखिए इधर सब में 0.5 ऐड करते जाइए। ठीक है,
इधर 0.5 सॉरी 0.5 डिक्रीज करते जाइए, इधर 0.25 इंक्रीज करते जाइए, ठीक है। 1 में से 0.25 घटा है 0.275, 0.75 में से 0.25 घटा है 0.50, वही कॉन्सेप्ट है। अब प्लास्टिक की कंडीशन कंसिस्टेंसी आती है, इसमें आपकी बनती हैं 4 कंडीशन, एक वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, स्टिफ, ठीक है। वेरी सॉफ्ट के केस में हमारा जो लिक्विड इंडेक्स की वैल्यू होती है 1 से लेकर के हमारा 0.75 होती है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारा 0 से 0.25 होती है। इधर 0.25 डिक्रीज कर दीजिए, इधर 0.25 इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। और सॉफ्ट सॉइल के केस में हमारा जो है लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0.75 से लेकर के 0.50 होती है। इधर 0.25 इंक्रीज कर डिक्रीज कर दीजिए, और इधर 0.25 इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि 0.25 से 0.50। मीडियम के केस में हमारा जो होता है 0.50 से लेकर के 0.25 होता है। इधर 0.25 डिक्रीज कर दीजिए, उधर 0.25 इंक्रीज कर दीजिए, 0.50 से लेकर के 0.75 होता है। स्टिफ कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है तो 0.25 से लेकर के 0 तक की वैल्यू होती है लिक्विडिटी इंडेक्स में, और हमारा जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है इसमें 0.75 से लेकर के 1.0 होता है, ठीक है। और जो हमारा सेमी सॉलिड स्टेट होता है इसमें आपकी 2 कंडीशंस बनती हैं, एक हार्ड, एक वेरी हार्ड। वेरी हार्ड के केस में हमारा जो लिक्विडिटी इंडेक्स होगा 0 से कम होगा, ठीक है, या फिर 0 के बराबर होगा, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारा 1 से अधिक होगा, ठीक है। और सॉलिड आपका वेरी हार्ड के केस में आपका 0 से कम होगा और 1 से अधिक होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। जनरली इसको रटना है, बस थोड़ा दिमाग लगा लिए तो याद हो जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इफ ए सॉइल सैंपल हैव ए लिक्विड लिमिट 50%, सॉइल की हमारी जो मिट्टी दे रखी है, मिट्टी की जो हमारी लिक्विड लिमिट दे रखी है कितनी दे रखी है 50%, और प्लास्टिक लिमिट कितनी दे रखी है हमारी, प्लास्टिक लिमिट हमारी जो दे रखी है 30% दे रखी है, और श्रिंकेज लिमिट हमारी कितनी दे रखी है 10% दे रखी है। तो क्या पूछा है, पूछा है फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, यानी कि फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC एंड लिक्विडिटी इंडेक्स IL एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो इसका प्रूव भी कर देंगे, IC प्लस IL का मान जो है IC प्लस IL का योग हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। हमारा WL का मान यानी कि लिक्विड लिमिट का मान कितना दे रखा है, WL इक्वल टू हमारा दे रखा है 50%, ठीक है, और लिक्विड लिमिट हमारा 50% दे रखा है, और हमारा प्लास्टिक लिमिट कितना दे रखा है, यानी कि WP इक्वल टू हमारा दे रखा है 30%, ठीक है। WP हमारा 30% दे रखा है। श्रिंकेज लिमिट यानी कि WS हमारा कितना दे रखा है 10% दे रखा है, ठीक है। और हमारा फाइंड आउट कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC एंड लिक्विडिटी इंडेक्स IL एट 20% वाटर कंटेंट, यानी कि हमारा WN यानी कि वाटर कंटेंट का मान कितना दे रखा है 20% दे रखा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करिए, ठीक है। किसको पहले सॉल्व करें, IC को सॉल्व करें। चलो IC का फार्मूला हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है इसका फार्मूला क्या होता है बताइए, एक मिनट। IC का फार्मूला क्या होता है, जस्ट वेट 2 सेकेंड। IC का फार्मूला हमारा होता है WL माइनस का WN, WL माइनस का WN यानी कि वाटर कंटेंट अपान में IP, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, WL माइनस का WN अपान में IP क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट, WL माइनस का WP, ठीक है। WL की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 माइनस का WN कितना दे रखा है वाटर कंटेंट 20%, माइनस का अपान में WL लिक्विड लिमिट 50 माइनस का आपका प्लास्टिक लिमिट 30, ठीक है, यानी कि 30/20, ठीक है। 0 से 0 कट गया, हमारा जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू कितनी आई 1.5 आई, ठीक है। अब इसी तरह से हमको जो है लिक्विड लिमिट निकालना है, तो लिक्विड लिमिट का जो फार्मूला होता है क्या होता है, फर्स्ट पार्ट निकल गया, सेकंड पार्ट हमारा जो है लिक्विड लिमिट IL इक्वल टू, IL का फार्मूला होता है WN माइनस का WP अपान में आपका IP, ठीक है। WN माइनस WP वैसे ही लिखते हैं, एक मिनट, WP अपान में IP वही WL माइनस का WP, लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। अब इक्वल टू वाटर कंटेंट कितना दे रखा है 20%,
माइनस का प्लास्टिक लिमिट कितना दे रखा है 30% अपॉन में लिक्विड लिमिट कितना दे रखा है 50%, प्लास्टिक लिमिट माइनस का 30%, ठीक है, इक्वल टू माइनस का आपका 10 बाई आपका 20, ठीक है, आपका 0 से 0 कट गया, कितना आया 0.5 आएगा, लिक्विड लिमिट की वैल्यू हमारी 0.5 आएगी, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है क्या, एक मिनट यहाँ पे प्रूफ लिख दो, प्रूफ, ठीक है, क्या करना है, आईसी प्लस आईएल का मान क्या योग जो है, आईसी प्लस आईएल का मान जो है हमेशा 1 के बराबर होगा क्या, चलो देखते हैं, ठीक है। आईसी की वैल्यू कितनी देर निकल के आएगी 1.5 प्लस आईएल की वैल्यू माइनस का 0.5, ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस का 0.5 इक्वल टू 1, 1.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.5 इक्वल टू 1, 1.5 में से 0.5 माइनस करो कितना आएगा 1 इक्वल टू 1, बिल्कुल, दैट्स ऑल राइट, आंसर सही है हमारा, हमने जो प्रूफ करके दिया था वो भी सही है, ठीक है, इस टाइप से किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लो इंडेक्स। व्हाट इज फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स क्या होता है, फ्लो इंडेक्स जो होता है आपका, ये जनरली कैसाग्रांडे के रिजल्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा करते हैं, कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, अपना फ्लो इंडेक्स जो होता है उसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। विच फॉर्म ए फ्लो कर्व बिटवीन वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ फ्लो, जो आपका फ्लो इंडेक्स होता है, ये आपका फ्लो कर्व जो आपका वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ फ्लो के मध्य बनता है उसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो फ्लो इंडेक्स का फार्मूला होगा क्या होगा, आई एफ इक्वल टू W1 माइनस का W2 वाटर कंटेंट 1 माइनस का W2 बाहर माइनस का 2 अपान में log 10 N2 अपान N1 करके, ये जो आपका फार्मूला है आपका फ्लो इंडेक्स का फार्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है टफनेस इंडेक्स। व्हाट इज टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स क्या होता, टफनेस इंडेक्स आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स और आपका फ्लो इंडेक्स के बीच का रेशियो होता है, यानी कि इफ इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स, यह प्लास्टिक इंडेक्स सुघट्यता सूचकांक और फ्लो इंडेक्स का जो है अनुपात होता है। फॉर क्ले द वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स इज, आपका जो क्ले के लिए जो वैल्यू होती है टफनेस इंडेक्स की ग्रेटर देन 1 होती है और लेस देन 3 होती है, यानी कि टफनेस इंडेक्स के केस में हमारे क्ले के लिए जो टफनेस इंडेक्स का मान होता है 1 से कम अधिक होता है और 3 से कम होता है, इससे 1 से अधिक 3 से कम, ये जनरली जो वैल्यूज है वैल्यू को याद करना, ठीक है। और अदर सॉइल्स के लिए भी यही वैल्यूज होती हैं, 0 से अधिक, अदर सॉइल के लिए 0 से अधिक और 3 से कम, और क्ले के लिए 1 से अधिक और 3 से कम, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ द टफनेस कोफिशिएंट इज लेस देन 1 देन द सॉइल विल ब्रेक इजिली, अगर हमारे किसी भी सॉइल में टफनेस इंडेक्स का मान 1 से कम है तो उस सॉइल को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर सॉइल पूछेगा एग्जाम में कि अगर हमारे टफनेस इंडेक्स में टफनेस कोफिशिएंट का मान 1 से कम है तो वो सॉइल क्या इजिली ब्रेक होगी, क्या इजिली ब्रेक नहीं होगी, क्या ज्यादा स्टिफ होगी, क्या होगा, तो वो सॉइल इजिली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अगर 3 से अधिक है तो हमारा जो है वो सॉइल इजिली ब्रेक नहीं होगी, या फिर 3 के बराबर है तो भी इजिली ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है आपका अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या होता है अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बताइए अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। जनरली इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वह लोड होता है जो मिट्टी में फेल होने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है, और क्ले के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, Q इक्वल टू 2Cu, Q इक्वल टू क्या होता है 2Cu, ठीक है, एक मिनट, Q इक्वल टू 2C, Qu यानी कि आपका अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है हमारा 2 टाइम्स जो होती है किसके होती है, अनकंफाइंड कंप्रेसिव, जहां आपका Cu जो है अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इन दिस यूटीएम और सीटीएम इज यूज, इस केस में हम या तो यूनिफॉर्म टेस्टिंग मशीन का यूज करेंगे
या तो हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन का यूज करेंगे। दिस इज द लोड पर यूनिट एरिया विच इज ऑब्टेन्ड एट द फेलियर ऑफ द सॉइल। यह वह लोड होता है जो प्रति इकाई क्षेत्र पर जो मृदा के फेलियर पर प्राप्त होता है। क्या होता है आपका क्यू यू इक्वल टू आपका होता है 2cu। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अगर हमारी सॉइल अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो किलोग्राम पर सेंटीमीटर में वैल्यूज दे रखी हैं, अगर हमारा अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वैल्यू आपका 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है तो वो सॉइल हमारी वेरी सॉफ्ट होगी। अगर हमारा जो वैल्यू 0.25 से लेकर के 0.50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आती है तो वो सॉइल हमारी क्या होगी, सॉफ्ट होगी। अगर हमारी वैल्यू 0.5 से 1 है, सबका डबल करते जाइए, ठीक है, 0.25 वेरी सॉफ्ट, 0.25 से 50 तो हमारा जो है सॉफ्ट होगी। अगर हमारा 0.5 से 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमारी मीडियम होगी। 1 से 2 के केस में हमारी स्टिफ होगी, 2 से 4 के लिए हमारा वेरी स्टिफ होगी, और 4 से अगर अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है हमारा 4 से अधिक है, 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो वो सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी हार्ड होगी। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको बेटा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेंसिटिविटी। व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी क्या होता है बताइए। सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी जो होता है ये आपका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस अपॉन रिमाउल्डिंग। ठीक है, यानी कि इट शोज द डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस अपॉन रिमाउल्डिंग, यानी कि रिमाउल्डिंग करने पर जो डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम किसी मिट्टी को उसकी प्राकृतिक अवस्था से खोदकर बाहर निकालते हैं तो उसकी मजबूती क्या होती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों, और ऐसा इसे हम कैसे नापते हैं बताइए, कैसे मापते हैं? रिमोल्डिंग के पश्चात जो है हमारी स्ट्रेंथ क्यों कम होती है? जब हम मिट्टी के स्ट्रक्चर को छेड़ते हैं या उसे रिमोल्ड करते हैं तो उसकी शियर स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। और इसी गिरावट को मापने के लिए हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी का यूज करते हैं। इसका सीधा सा फार्मूला होता है QU अनडिस्टर्ब्ड सॉइल अपॉन में QU रिमाउल्डेड सॉइल, यानी कि आपका रिमाउल्डिंग करने पर जो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस होता है उसको दर्शाता है क्या, सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर हम जो हमारा इट इज द रेशियो ऑफ अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इन अनडिस्टर्ब्ड और रिमाउल्डेड स्टेट, यानी कि ये आपका मृदा की अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसका अनुपात और अनडिस्टर्ब्ड और रिमाउल्डेड स्टेट में जो होता है, यानी कि अनडिस्टर्ब्ड सॉइल और आपका रिमाउल्डेड सॉइल का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सेंसिटिविटी कहलाता है। ये फार्मूला जनरली याद रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर हमारी कुछ एक टेबल है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा दो उतने कम ही है। ठीक है, अगर हमारी सेंसिटिविटी का मान 1 है तो वो सॉइल हमारी कौन सी सॉइल होगी, इनसेंसिटिव सॉइल होगी। ठीक है, यानी कि असंवेदनशील। अगर हमारी 2 से 4 है सेंसिटिविटी तो हमारी नॉर्मल सेंसिटिविटी होगी, यानी कि सामान्य रूप से आपका संवेदनशील। ठीक है, अगर हमारी 4 से 8 सेंसिटिविटी आती है तो सेंसिटिव सॉइल होगी, यानी कि संवेदनशील सॉइल होगी। अगर 8 से 16 है तो हमारी एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल होगी। अगर 16 से अधिक है तो हमारी क्विक सॉइल होगी, यानी कि क्विक कंडीशन में होगी। जैसे क्ले, आपका क्ले की सेंसिटिविटी जो है काफी ज्यादा होती है। ठीक है, देखो सबका डबल करना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से अधिक, यानी कि 1 पे हमारा इनसेंसिटिव। ऐसे याद रखिए, 1 पे हमारा इनसेंसिटिव, 2 से 4 सेंसिटिव, नॉर्मल सेंसिटिव, 4 से 8 सेंसिटिव, 8 से 16 एक्स्ट्रा सेंसिटिव, 16 से अधिक क्विक। ठीक है, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है? थिक्सोट्रॉपी क्या है? द रीअगेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ लॉस ड्यूरिंग रिमाउल्डिंग ओवर टाइम इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी, यानी कि रिमाउल्डिंग के दौरान जो लॉस हुई स्ट्रेंथ है वो समय के साथ दोबारा गेन करना ही क्या कहलाता है, थिक्सोट्रॉपी कहलाता है। और जो आपका थिक्सोट्रॉपी है ये आपका फाइन ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी है। किसकी है? फाइन ग्रेन सॉइल की, यानी कि आपका जो
लास्ट वीट स्ट्रेंथ होगी वो किसमें मिलेगी आपको? फाइन ग्रेन सॉइल में मिलेगी, ना कि कोर्स ग्रेन सॉइल में। क्यों? क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में हमारा थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आता है एक्टिविटी। व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी क्या होता है? इट इंडिकेट्स द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। यह मृदा के आयतन में परिवर्तन को दर्शाता है। एसी इक्वल टू हमारा होता है आईपी अपन परसेंटेज ऑफ क्ले लेस देन 2 माइक्रॉन, यानी कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल होंगे वो 2 माइक्रॉन से छोटे होंगे। ठीक है, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपान में परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल जो होता है वो आपका क्या होता है? एसी, यानी कि एक्टिविटी की वैल्यू होती है। दिस सॉइल which is more active, meaning the value of its activity is higher, that soil will be correspondingly more harmful for foundation construction। जो जिस मृदा की एक्टिविटी, जो मृदा अधिक एक्टिव होगी, मतलब कि उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर एक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो एक्टिव सॉइल होगी, एक्टिव सॉइल होगी तो उस मृदा में हम अपना फाउंडेशन वर्क करना हानिकारक होता है हमारे लिए। वहां पे हम क्या कर नहीं करते हैं? फाउंडेशन वर्क नहीं बनाते हैं, जहां पे हमको एक्टिविटी, जिस सॉइल की एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे टेबल भी लिए, अगर हमारा 0.75 से कम है तो हमारा इनएक्टिव होगी, एक्टिव नहीं होगी वो सॉइल। और 0.75 से 1.25 होगी तो नॉर्मल एक्टिव सॉइल होगी। अगर 1.25 से अधिक है तो हमारी एक्टिव सॉइल होगी। इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका कोलैप्सिबिलिटी। क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल टू कोलैप्स इज इटसेल्फ कॉल्ड कोलैप्सिबिलिटी, यानी कि मृदा का खुद से होकर के जो है, यानी कि किसी भी बाहरी फोर्स के, मतलब कि कोलैप्सिबिलिटी मतलब कि हम अगर बाहर से फोर्स ना लगाएं फिर भी हमारी सॉइल गिर जाए, ढह जाए, तो उसे बोलते हैं क्या? कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि विदाउट इंक्रीजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल टू कोलैप्स इटसेल्फ कॉल्ड कोलैप्सिबिलिटी। मृदा का ढह जाने की प्रॉपर्टी ही कोलैप्सिबिलिटी कहलाती है। विदाउट इंक्रीजिंग प्रेशर, बिना प्रेशर बढ़ाए, एज सून एज सॉइल कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, जैसे जैसे आपका सॉइल जो है किसके कांटेक्ट में आती है? वाटर के कांटेक्ट में। जैसे जैसे हमारी कोई मिट्टी जल के संपर्क में आती है तो वो हमारी सॉइल जो है क्या होती है? उसकी वो सॉइल हमारी क्या करती है? हमारी उसके में बाइंडिंग प्रॉपर्टी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और वो सॉइल कोलैप्स हो जाती है। दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड कोलैप्सिबिलिटी। इसी प्रोसेस को, उसे ही, इसी ही अवधारणा को क्या बोलते हैं? आपका कोलैप्सिबिलिटी। यानी कि बिना प्रेशर बढ़ाए मृदा जल के जब संपर्क में आती है तो वो अपने बाइंडिंग प्रॉपर्टीज जो होती हैं, यानी कि बंधन के गुण होती हैं, उनको खो देती है और वो जो हमारी मृदा है वो ढह जाती है। उसे ही क्या बोलते हैं? कोलैप्सिबिलिटी बोलते हैं। इसका एक फार्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। Cp इक्वल टू डेल्टा एच अपान एच नॉट डेल्टा वी अपान वी नॉट डेल्टा ई अपान 1 प्लस ई नॉट। यहाँ पे जो डेल्टा एच है क्या है? डेल्टा एच अपान इक्वल टू आपका है चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट। ठीक है, और एच नॉट क्या है? इनिशियल हाइट है आपका, एच नॉट आपका इनिशियल हाइट है। ठीक है, और आपका डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और वी नॉट क्या है आपका? वी नॉट है इनिशियल वॉल्यूम। और डेल्टा ई नॉट क्या है? चेंज इन वाइड रेशियो। एक मिनट फिर से लिख देते हैं, इधर आ नहीं रहा है। डेल्टा ई नॉट इक्वल टू क्या है? चेंज इन वाइड रेशियो। वाइड रेशियो। ठीक है, और ई नॉट क्या है अपना? इनिशियल वाइड रेशियो है। ई नॉट आपका इनिशियल वाइड रेशियो है।
कोलैप्सिबल पोटेंशियल इज यूज टू डिटरमाइन कोलैप्सिबिलिटी, यानी कि कोलैप्सिबिलिटी को ज्ञात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोलैप्सिबल पोटेंशियल का यूज करते हैं। ध्यान में रखिएगा, कोलैप्सिबल पोटेंशियल इज यूज टू डिटरमाइन कोलैप्सिबिलिटी, यानी कि कोलैप्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए कोलैप्सिबल पोटेंशियल का यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कोलैप्सिबिलिटी मेजर करने के लिए क्या करते हैं, कोलैप्सिबल पोटेंशियल का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सीपी दे रखा है ये क्या है, सीपी हमारा जो है कोलैप्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारी कोलैप्सिबिलिटी की वैल्यू 0 से 1% है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, जितनी भी टेबल दिखे सबको रट डालिए। ठीक है, 0 से 1% है कोलैप्सिबिलिटी की वैल्यू तो हमारी उस सॉइल में कोई नो प्रॉब्लम होगी। अगर 1 से 5% है तो मॉडरेट प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर 5 से 10% है तो ट्रबल है, यानी कि विश्वसनीय है, यानी कि अविश्वसनीय, सॉरी विश्वसनीय नहीं अविश्वसनीय, यानी कि ट्रबल मतलब कि आपका हानिकारक, मतलब कि अब विश्वास किया जा सकता है नहीं भी किया जा सकता है, ट्रबल। ठीक है, अगर हमारी कोलैप्सिबिलिटी का मान 10 से 20% है तो सीवियर ट्रबल है। ठीक है, अगर 20% से हमारा ज्यादा है तो वेरी सीवियर ट्रबल है। ठीक है, तो हमारा जो दो वैल्यूज हैं, नो प्रॉब्लम और मॉडरेट प्रॉब्लम, हमारी बेस्ट कंडीशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये सॉइल है जिस स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इक्वल टू आपका क्या दे रखा है 2.65, बल्क यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, गामा डी आपका कितना दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, डिटरमाइन द श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल, यानी कि श्रिंकेज, सॉइल का श्रिंकेज लिमिट हमको कैलकुलेट करना। ठीक है, दी वाटर कंटेंट इन सेचुरेशन स्टेट, और वाटर कंटेंट याद करना है किस स्टेट में, आपका सेचुरेटेड कंडीशन में, सेचुरेटेड स्टेट में। तो इसका एक फार्मूला होता है, शायद लिखवाए हैं कि नहीं, आपका श्रिंकेज लिखवाए होंगे, श्रिंकेज रेशियो का एस आर इक्वल टू हमारा फार्मूला जो होता है, एक मिनट, फर्स्ट पार्ट आपका एस आर का फार्मूला जो होता है क्या होता है, गामा डी अपान में गामा डब्ल्यू, गामा डी अपान में गामा डब्ल्यू, बिल्कुल लिखवाए। गामा डी कितना दे रखा है 20 किलो न्यूटन, अपान में गामा डब्ल्यू वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है हमारा 9.81 होता है, 9.81। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक मिनट, 20 अपान में 9.81 आपका आ रहा है 2.03। ठीक है, अब ये हमारा एस आर का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, ये फार्मूला नहीं लिखवाए हैं, सेकंड पार्ट वाला, इसको लिख लीजिए कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जो हमारा वाटर कंटेंट का फार्मूला एक और होता है 1 अपान एस आर माइनस का 1 अपान जी। ठीक है, ये फार्मूला लिख लीजिए, और डब्ल्यू एस इक्वल टू 1 अपान एस आर का वैल्यू कितना आया है 2.03, 1 अपान 2.03 माइनस का 1 अपान जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.65। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है एलएसएम लेके या फिर सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा बताइए, एक मिनट कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 अपान 2.03 2 माइनस का 2 मिला हमारा 0.49 माइनस का 0.37 इक्वल टू 0.12%, यानी कि हमारा जो वाटर कंटेंट आएगा कितना आएगा, सेचुरेटेड स्टेट में आपका 12% वाटर कंटेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कर किया क्या है, जी दे रखा है हमारा, गामा डी दे रखा है, तो श्रिंकेज रेशियो निकालना है। आपका श्रिंकेज रेशियो का फार्मूला होता है गामा डी अपान में गामा डब्ल्यू, तो वैल्यू रखी 2.03 श्रिंकेज रेशियो आ गया। और जो हमारा वाटर कंटेंट का फार्मूला होता है बस 1 अपान एस आर माइनस का 1 अपान जी, बस अपना एलसीएम लिए आंसर आ गया, सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट, The plastic limit and liquid limit of a soil sample are 29 and 65% respectively, यानी कि आपका
क्या दे रखा है, दे रखा है प्लास्टिक लिमिट आपका कितना दे रखा है, WP इक्वल टू दे रखा है 29%, ठीक है। और हमारा जो लिक्विड लिमिट दे रखा है 65%, WL हमारा जो है 65% दे रखा है, ठीक है। इफ द क्वांटिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल फाइनर देन 0.002 mm इन दिस सॉइल इज 24%, यानी कि परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स जो दे रखा है, क्या, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन से छोटे जो हैं उनका वेट कितना दे रखा है, परसेंटेज में 24% दे रखा है। तो इसमें निकालने में क्या है, हमको एक्टिविटी निकालना है सॉइल की। AC इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, IP अपान में जो है परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, क्ले पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। IP WL माइनस का WP होता है, लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट अपान में परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन, ऐसे लिख दिए शॉर्टकट में, ठीक है। इक्वल टू परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, ठीक है। लिक्विड लिमिट कितना दे रखा है हमारा 65, माइनस का प्लास्टिक लिमिट कितना दे रखा है 29, अपान में परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल कितना है 24, ठीक है। कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 36 अपान में 24, ठीक है। 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कि आपका 3/2, ठीक है। कितना आएगा 2 1 जा 2, 1.5 आपका आएगा परसेंटेज ऑफ जो एक्टिविटी का मान आएगा, कितना आएगा 1.5, एक्टिविटी का मान हमारा कितना आएगा 1.5, ठीक है। अब 1.5 आ रहा है तो वो सॉइल कैसी होगी बताइए, 1.25 से ज्यादा है तो ये सॉइल जो है हमारी एक्टिव सॉइल होगी, सॉरी एक्टिव, हाँ एक्टिव ही होगी, एक्टिव कंडीशन में होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद में जो है आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा 1-2 लेक्चर में, फिर आपका आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। धन्यवाद।